स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग 7वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। आपका टोटल 13 लेक्चर में से 7वां लेक्चर है। जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, यकीन मानिए वहीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। डीकेडी करेंगे तो देख लेंगे जो कि चारों तरफ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आल्दो आपको क्या करना है कि जितना नॉलेज है गेन करना है, गेन कर लो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री में यही पूछ लिया जाए कि पेमेंट विजन 2025 किसके द्वारा जारी किया गया। तो अगर विजन 2025 पूछ लिया तो पेमेंट लगा दिया तो आप गेस कर लोगे कि आरबीआई ने के द्वारा जारी किया गया। लेकिन विजन 2025 किसके द्वारा जारी किया गया ये नहीं गेस कर सकते हो। तो आरबीआई द्वारा ये जारी किया गया दस्तावेज, ठीक है। इसमें है क्या इस विजन में कि जो भी पेमेंट से रिलेटेड है उपयोग करता है उनको सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ, किफायती ई भुगतान का विकल्प प्रदान करना। मतलब अगर हम पेमेंट विजन 2025 के बारे में जानने की कोशिश करें तो है क्या ये। बेसिकली ये इसके पेमेंट विजन जो 2021 है उसके 4 गोल पोस्ट थे। क्या तो प्रतिस्पर्धा लाना, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास पर आधारित था। हालांकि 2025 में 5 एंकर गोल पोस्ट भी निर्धारित किए गए हैं। 5 एंकर गोल पोस्ट क्या तो पहुंच बढ़ाना, ग्राहक केंद्रित होने का, साइबर सुरक्षा देना, डिजिटल गहनता के लिए अखंडता, समावेश, नवाचार, संस्थागत करण और अंतरराष्ट्रीयकरण, ये इनका गोल पोस्ट है। क्या कि सबका पेमेंट तक, सबका या बैंकों तक या वित्तीय पहुंच बनाना, सबका ग्राहक केंद्रित होना, जो पेमेंट हो तो अगर पेमेंट की बातें आ रही हैं, जो सुविधा दे रहे हैं तो उन सुविधाओं को ग्राहक केंद्रित बनाना। फिर जो पेमेंट किया जा रहा है डिजिटल फॉर्म में किया जाता है तो साइबर सुरक्षा से सुरक्षित करना। डिजिटल गहनता के लिए अखंडता बनाना कि डिजिटल गहनता लोगों तक पहुंचे, लोग क्या हो वित्तीय समावेश कर पाए, ठीक है। समावेश की विचार रखा गया। नवाचार इसमें लाना, संस्थागत करण करना, मतलब कि कोई निगरानी करे, ऐसा हर एक का संस्थागत बनाना, किसको पेमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्था का रोल बढ़ाना। और जो पेमेंट सिस्टम है उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करना भी इसका गोल पोस्ट है। कोर थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है तो सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय में ई भुगतान। क्या है तो सभी के लिए, सभी की जगह, सभी समय ई भुगतान। तो जब भी अगर इंटरनेट से रिलेटेड या वित्तीय समावेश की बात करें तो वित्तीय समावेश में एक पॉइंट हम जोड़ सकते हैं, पेमेंट विजन आरबीआई द्वारा लाया गया है। और उसका थीम क्या है तो सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय में ई भुगतान। 4E है इसका। तो 4E है इसका क्या, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, ठीक है। विजन क्या है इसका तो वही बताया था कि जो उपयोग करता है उनको सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ, किफायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करना ही पेमेंट विजन 2025 का पूरा विजन है, ठीक है ना। ऐसे आल्दो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पेमेंट विजन 2025 में बोल वचन मेंस में किया जा सकता है इसको लेके। भुगतान परितंत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिचौलिए, जो बिचौलिए हैं, बिग टेक हैं, फिनटेक हैं, अभी खरीदे बाद में भुगतान करें, अभी खरीदे बाद में भुगतान करें आदि के नियमन के एक ढांचा विकसित किया गया है। कि बिचौलियों के लिए एक ढांचा है, बिग टेक के, फिनटेक के लिए कुछ ऑप्शन देते हैं कि अभी खरीदे बाद में भुगतान करें। इन सब का रेगुलेशन ढांचा विकसित किया गया। साथ ही इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन इससे लाके पूछा जाता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने का भी उल्लेख किया गया है। कौन लाएगा, आरबीआई लाएगा, ठीक है ना। सीबीडीसी क्या है तो एक डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ये प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के शिकार लोगों को सुरक्षा के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा कोष बनाने की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी धोखाधड़ी होती है ऑनलाइन में उसकी जांच की जाएगी। और क्लोज सिस्टम पीपीआई की सहित, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए दिशा निर्देश का पुनरीक्षण किया जाएगा। जो प्रीपेड पेमेंट ये है इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं ना कि खरीदे बाद में भुगतान, अभी खरीदे बाद में भुगतान करें।
उसके लिए दिशा निर्देश का क्या किया जाएगा, पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। डिजिटल भुगतान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लेन देन वो जियो टैगिंग से संभव बनाया जाएगा, कि जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों को क्रेडिट घटकों को यूपीआई से क्या किया जाए, लिंक किया जाएगा। एक राष्ट्र एक ग्रिड क्लियरिंग, एक राष्ट्र एक ग्रिड क्लियरिंग निपटान की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में सुधार लाने की भी बात कही गई है। भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी होने पे रियल टाइम में सूचना का प्रावधान है इसमें। तो पेमेंट 2000 जो पेमेंट विजन है 2025 उसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं ये है कि भाई विनियामक को क्या करना, विनियामक को की ढांचा एक विकसित करना विशेषता है। जो पेमेंट के लिए विनियामक है उनकी ढांचा विकसित किया जाए। दूसरा क्या, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की बात कहा गया है। तीसरी क्या बोला गया है कि जो धोखाधड़ी होती है उस धोखाधड़ी को जांच किया जाएगा और एक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, डिजिटल भुगतान सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है कि जो पीपीआई है ना, कि अभी खरीदें बाद में भुगतान करें, तो उसमें जो दिशा निर्देश है उसको क्या किया जाए, अपडेट किया जाएगा या पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा। फिर क्या इसकी विशेषता है, तो क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पाद के जो क्रेडिट घटक है, क्रेडिट मतलब लोन घटक है, जो लोन लेते हैं वो किससे जोड़ा जाएगा, यूपीआई से जोड़ा जाएगा, यूपीआई से लिंक किया जाएगा। फिर क्या बोला कि ये एक राष्ट्र एक ग्रिड क्लियरिंग होगी, और एक राष्ट्र एक ग्रिड क्लियरिंग ये क्या करेगा, निपटान की व्यवस्था करेगा इसमें। फिर क्या, तो रियल टाइम में सूचना प्राप्त करने के भी प्रावधान है। तो पेमेंट विजन की 2025 की मुख्य विशेषताएं अगर पूछ लेता है तो ये आप बताओगे, आल्दो बहुत कम चांसेस है, हम बताते चल रहे हैं ना, पढ़ लेना समझ लेना, लेकिन चांसेस है। फिनटेक सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की बोला जाता है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर को ये फिनटेक बोला जाता है। अरे आपने सुना है ना कि पेटीएम फोन पे ये सब क्या है, फिनटेक है ना, इसे याद रखना। तो 2020 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य कितना था, 50 से 60 बिलियन डॉलर था 2020 में। और भारत में फिनटेक को अपनाने की दर कितनी थी, 87% थी, जबकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 64%। तो इस आधार पे कि भारत में फिनटेक सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा था, ये बात पता चल जा रहा है। फिनटेक क्या करती हैं, तो जो वित्त होता है, जैसे बैंक हुआ, भुगतान हुआ, एनबीएफसी हुआ, सिक्योरिटी ब्रोकिंग हुआ, या धन प्रबंधन हुआ, वितरण हुआ, ये वित्त का काम है। और प्रौद्योगिकी का काम क्या है, हार्डवेयर प्रदाता, सॉफ्टवेयर प्रदाता, क्लाउड प्रदाता, प्लेटफॉर्म प्रदाता, ये प्रौद्योगिकी है। जब वित्त और प्रौद्योगिकी को मिला दिया जाए तो ये फिनटेक बनते हैं। फिनटेक होता क्या है, तो फिनटेक वित्त और प्रौद्योगिकी जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे फिनटेक कहते हैं। जैसे वित्त में क्या, बैंक, जैसे हमने कहा ना पेटीएम क्या सॉफ्टवेयर पे चलता है, तो प्रौद्योगिकी से सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, क्लाउड आ गया इसमें। और साथ ही साथ बैंक के भी कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, बैंक की तरह काम करता है, भुगतान कर सकते हो, कहीं भी जाके क्यूआर कोड स्कैन करो दो, धन का प्रबंधन कर सकते हो, अगर ज्यादा पैसा है पेटीएम में तो ट्रांसफर कर सकते हो। बस इतना समझो, ज्यादा नहीं, मतलब लिख सको इतना है। फिनटेक पे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो भारत चालक में फिनटेक के विकास के चालक, मतलब अगर देखा जाए कि फिनटेक का विकास के बारे में देखा जाए तो क्या है, तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों द्वारा संचालित तकनीकी नवाचार है फिनटेक। भारत में इंटरनेट उपयोग और स्मार्टफोन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। साथ ही स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में ये दूसरे स्थान पे है। अगर देखा जाए तो भारत के पास अनुकूल जनसांख्यिकी है। यहाँ पे बस 2030 तक 140 मिलियन मध्यम आय के और 21 मिलियन उच्च आय परिवार होंगे, ऐसा बोला गया है। ये डाटा याद रखना कि 140 मिलियन मध्यम आय के और 21 मिलियन उच्च आय वाले परिवार होंगे। और वित्तीय समावेशन से जुड़े पहल जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, DNRLM, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT, अटल पेंशन योजना, ये सब वित्तीय समावेशन से जुड़े पहल है। तो इन सब को सुनिश्चित करने के लिए फिनटेक क्या कर सकता है, फिनटेक ये डाटा जो दिया है फिनटेक, इसमें फिनटेक मदद कर सकता है।
व्यवस्थित कर सकता है, ईज तक पहुंचाया जा सकता है। फिनटेक की क्षेत्रीय क्षमता देखा तो क्रेडिट दे सकता है, उसमें उधार निवेश परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। क्रेडिट के मामले में भुगतान में है, व्यक्ति से व्यापारी, सरकार से व्यक्ति आदि भुगतान कर सकता है। जैसे फोन पे को ही लेके समझो ना, पेंशन की बात कर सकता है। फिनटेक सक्षम प्रौद्योगिकियां वित्तीय नियोजन को सुलभ बना सकती हैं। तो जो भी वित्तीय नियोजन है, जो हमने पीछे देखा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाओं को सुलभ बना सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस के रूप में आ सकते हैं फिनटेक, कि जो भी अकाउंट है, जैसे कि आपका एसबीआई में है, ठीक है, एसबीआई में है, किसी का एक्सिस में होगा, किसी का आईसीआईसीआई बैंक में होगा, तो वो जितने अकाउंट हैं वो उस अकाउंट को एग्रीगेट कर सकते हैं, एक जगह मंच पे लाया जा सकता है फिनटेक के माध्यम से, अलग अलग बैंकों का। भारत में अंतर्वाह से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इसके फिनटेक से जुड़े मुद्दे अगर पूछ ले तो क्या है फिनटेक से जुड़े? तो डेटा लीक हो सकता है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी, ऐसे भी बड़े बड़े सिक्योरिटी अगर नहीं रोक पाते हैं साइबर क्राइम को, तो ये क्या रोक पाएगा? तो डाटा लीक हो सकता है, प्लेटफॉर्म डाउन टाइम और सूचना की चोरी हो सकती है, गोपनीयता खत्म हो सकता है, विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी, क्योंकि फिनटेक को अपना हर प्रकार के व्यवसाय के लिए आसान नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी भी लेना है, कि जैसे कि होता है ना कि परमिशन जब आप वेब में दोगे तो ही आपका वो क्या कर सकता है, नंबर ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, मुद्दे हैं। तेजी से बदलते नियम जो अनुपालन लागत को बढ़ाते हैं। नियम, अब क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो फिनटेक पे भी आक्रमण तो बहुत ज्यादा होगा ना, पेटीएम का देखा ही था। और ये आत्मविश्वास को कम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए फिनटेक में, तो निवेश के बाद सिस्टम से बाहर निकलने, क्रिप्टो करेंसी, भुगतान नियम, डेटा बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दों पे विनियम लगातार विकसित हो रहे हैं। मतलब कि ये फिनटेक में, कहने का मतलब कि एक बार फिनटेक में क्या किया आपने, फिनटेक में प्रवेश कर गया, मान लो कि फोन पे बना लिया। अब फोन पे बनाने के बाद लगातार आपके जो क्रिप्टो करेंसी से लेके, कि आप क्रिप्टो करेंसी कैसे नहीं ले सकते, भुगतान नहीं ले सकते, या आप क्रिप्टो करेंसी नहीं बेच सकते, ठीक है। फिर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसे बार बार ये आता है कि नियम चेंज हो गया, उनको ध्यान में रखते, तो इनको ध्यान में रखना, अपडेट रहना बहुत बड़ा एक चुनौती है, मुद्दा है। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी, क्योंकि लगभग 2/3 भारतीय नागरिक गांव में रहते हैं, तो ये वित्तीय साक्षरता नहीं है। और वित्तीय साक्षरता नहीं है, उसके साथ प्रौद्योगिकी के साथ भी वो सहज नहीं महसूस करते हैं, तो हो गया कल्याण। फिनटेक कहाँ से होगा? और 2/3 भारतीय नागरिक कहाँ पे, गाँव में निवास करते हैं, तो ये भी एक चुनौती है इसके लिए। अब आ जाते हैं एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये आईएएस में है, हमारे में है नहीं, एफडीआई है नहीं। जो सिलेबस है वो हम बताते चल रहे हैं, लेकिन एफडीआई को समझने के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमने पीछे बताया फिनटेक भी नहीं है, लेकिन हमारे में फाइनेंस सिस्टम है, फाइनेंस प्रणाली है ना, वित्त प्रणाली है। बजट कंपोनेंट हमने देख लिया, वित्त प्रणाली में फिनटेक देख लिया। फिनटेक पूछा जा सकता है तो पूछा जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं। अब एफडीआई नहीं है हमारे में, लेकिन आईएएस वाले सिलेबस में एफडीआई है। तो आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को या क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कभी भी, करंट न्यूज में रहा तो करंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 2020 की तुलना में 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी वृद्धि हुई थी? 10%। एफडीआई 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है एफडीआई की। दूसरी बात है कि एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र कौन है? भारत है। जबकि पहला और दूसरा पे कौन कौन है? यूएस और चाइना है। ये डाटा है, बस ध्यान रखना है डाटा। 2020-21 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह मतलब इनफ्लो में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। मतलब भारत सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी कहाँ पे आता है? तो सर्विस सेक्टर में आता है। उसमें भी सर्विस सेक्टर में कौन? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आता है 44% के साथ। वहीं 2021-22 में भारत में एफडीआई 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर आया। कितना आया एफडीआई इनफ्लो हुआ? तो 83.57 अरब डॉलर का इनफ्लो हुआ, जो अभी तक का सबसे उच्च है एफडीआई के बारे में। तो एफडीआई के बारे में कुछ डाटा है।
अच्छा, एफडीआई को भी बता दें, एक होता है पीपीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफडीआई। अगर 10% किसी को इन्वेस्ट करना है ना, 10% से कम इन्वेस्ट करना है ना, तो एफपीआई से, अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो एफडीआई के थ्रू करोगे। मान लो कि कोई किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से करोगे। लेकिन किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, प्रत्येक विदेशी निवेश लाना चाह रहे हो, तो आप 10% से ज़्यादा ला सकते हो, तभी होगा एफडीआई। ध्यान रखना इस बात को, क्राइटेरिया है डिवाइड करने का। भारत में एफडीआई का महत्व क्या है? तो देखो भाई, क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में क्या होगा, और पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा, और तो पैसा आएगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह ऐसा कुछ एफडीआई की कहानी है। तो आर्थिक समृद्धि के लिए दीर्घकालिक पूंजी एफडीआई गैर ऋण वित्तीय संसाधन का एक स्थिर स्रोत है। तो आर्थिक समृद्धि में एक कहा जाए कि आर्थिक समृद्धि आएगा, मानव संसाधन का विकास होगा। क्यों? क्योंकि एफडीआई के साथ साथ क्या होता है, तकनीकी भी आती हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है, क्योंकि नई कंपनी आएगी तो नई इनोवेशन, नई टेक्निक लेके आएगी, तो मानव संसाधन का विकास होगा, वो कौशल होंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है, एफडीआई आएगी, कोई कंपनी आएगी तो नई नई प्रौद्योगिकी लेके आएगी और भारत को प्रशिक्षित करेगी, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आएगी। निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि होगी मतलब कि वो अब क्या होगा कि पैसा, ये एफडीआई कंपनी अच्छी आ गई, कोई कंपनी आ गई तो वो क्या करेगा कि वैश्वीकरण सुनिश्चित करेगा। वैश्वीकरण मतलब इनकी पहुंच, जो कंपनी आएगी वो उनकी पहुंच पूरे विश्व में होगी, तो यहाँ से सामान, भारत से सामान कहीं और देश में भी क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, तो एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। योजनाएं और पहल क्या लाया गया एफडीआई को मजबूत करने के लिए? तो बीमा, पावर एक्सचेंज, एटीसी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण किया गया। इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन और सुविधाजनक बनाया गया। मेक इन इंडिया जैसी पहल के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। भारत और यूनाइटेड किंगडम जैसी विशिष्ट साझेदारियों ने उन्नत व्यापार साझेदारी क्या किया, मजबूत किया है। निवेश को आकर्षित करने के दृष्टि से मंत्रालय और विभाग में परियोजना का विकास का गठन किया गया। परियोजना विकास प्रकोष्ठ मतलब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का गठन किया गया, ठीक है ना। तो ये एफडीआई को लाने के लिए पहल क्या किया गया भारत के द्वारा, तो ये है, ठीक है। अब भारत में एफडीआई के इनफ्लो से जुड़े मुद्दे क्या हैं, अंतर्वाह से जुड़े क्या मुद्दे हैं एफडीआई? तो अगर देखा जाए भारत के अंतर्वाह से जुड़े मुद्दे क्या हैं, तो वृद्धि दर में गिरावट। एफडीआई इतना आया लेकिन 21-22 में एफडीआई की दर तीव्र गिरावट हो गई, 2% से हो गई। यही 2020-21 में 10% और 2019 में 20% थी। 21-22 में कितना हो गया, 2% हो गई। एफडीआई के आउटफ्लो में वृद्धि, एफडीआई में आउटफ्लो में वृद्धि, जैसे 2022 में शुद्ध एफडीआई इनफ्लो 10% गिरकर $39.3 बिलियन रह गया। यह वित्त वर्ष 2021 में $44 बिलियन था, तो 2021 से गिर के कितना हो गया, 39.3 हो गया। कुछ क्षेत्रों पे केंद्रित है एफडीआई। एफडीआई ज्यादातर 5 क्षेत्रों पे है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर पे है क्षेत्रित, सॉफ्टवेयर सेवाओं पे है, ऑटोमोबाइल पे है, ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग पे है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र तक ही एफडीआई आता है, और क्षेत्र एग्रीकल्चर वगैरह बिल्कुल अनछुए हैं। कुछ एफडीआई को आकर्षित वाले कुछ सीमित प्रदेशी हैं। अगर कुल राज्य का देखा जाए तो 78% 3 राज्यों से आता है, जिसमें कर्नाटक में कितना आता है, 38%, महाराष्ट्र में कितना आता है, 26%, और दिल्ली में 14%। 78 3 राज्यों से आता है। तो एफडीआई के आने का भी बहुत विषमता है, क्षेत्रीय विषमता है, कुछ ही प्रदेशों तक सीमित रह गए हैं। अब तटीय वित्तीय केंद्रों और टैक्स हेवन का उपयोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मॉरिशस और कॉमन द्वीप है, वो टैक्स हेवन है,
और शीर्ष एफडीआई स्रोतों में टैक्स हेवन शीर्ष एफडीआई स्रोतों में शामिल किया गया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में कमी हो रही है, जो एमयू साइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। कम पुनर्निवेश, एक बार आ जा रही है निवेश करने के बाद फिर से वो पैसा लेके जा रही है, तो निवेश दोबारा निवेश बहुत कम कर रही है, तो ये भी एक मुद्दा है। अब नेक्स्ट है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट जो सुर्खियों में था वो बात कर रहे हैं कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 15% वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए पिलर 2 मॉडल के नियमों को जारी किया। ठीक है, तो है क्या वैश्विक न्यूनतम दर है क्या? इसके तहत जो अलग अलग देश अपने यहाँ कारोबार करने वाली MNC कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, अमेजन है, फेसबुक है, एप्पल है, पे न्यूनतम कर लगा सके। ऐसा बोला गया कि न्यूनतम कर लगा सके। इसका उद्देश्य क्या है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का? कि करों का भुगतान से बचने के प्रयासों को रोका जाए। बहुत सारी चीजें ऐसा होता है ना कि जो टैक्स हेवन वगैरह देश हैं उसमें अपना लाभ हस्तांतरित करके और वहां पे टैक्स चुरा देते हैं, मतलब चुका देते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा मॉरिशस से है ना, यहाँ पे हम टैक्स लगा रहे हैं 20% लगा रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो भी अमाउंट हुआ उस पर 20% लगा रहे हैं। हमारा मॉरिशस से ट्राई है कि मॉरिशस में ये साइन है एमयू कि अगर आप कोई कंपनी वहाँ पे है, इसी की ओरिजिन की कंपनी है, तो वहाँ अगर टैक्स पूरा कर दिया गया और भारत में तो डिवल टैक्स क्या बोलते हैं, दोहरा कर से बचने की वहाँ पे साइन किया गया। तो यहाँ पे अगर टैक्स चुका दिए तो भारत में चुकाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि मॉरिशस 5% टैक्स लगाता है तो पूरा ये अपना बताएंगे कि हमारा ये यहाँ से ओरिजिन है, ये सब खेल रचेंगे कि सब पैसा यहीं से है, और यहाँ पे 5% चुकाएंगे तो 15% इनकम बच जाएगा ना यहाँ पे। तो टैक्स हेवन की में क्या करेंगे, अपने लाभ को हस्तांतरित कर देंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए कि कहीं भी आप रहो, चाहे मॉरिशस में रहो, चाहे भारत में रहो, या कहीं अमेरिका में रहो, आपको 15% टैक्स देना ही है। तो ये चीजें नहीं होंगी जो टैक्स हेवन देश हैं और जहाँ पे अपना टैक्स अब कंपनी बचाती है जाके अपना पैसा हस्तांतरित करके, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक, जैसे एक बात कहा जाए, अभी तक जो भी MNCs कंपनियां हैं इस आधार पे कर लगाया जाता है कि वे किस देश में अपना मुनाफा घोषित करती हैं। भारत में अपना मुनाफा घोषित की तो 20% दो, मॉरिशस में अपना मुनाफा घोषित की 5%, न कि जहां वो वास्तव में व्यवसाय करती है, न कि वहां पे वो वास्तव में व्यवसाय करती हैं। व्यवसाय कहाँ कर रही है उसे मतलब नहीं, अपना मुनाफा कहाँ घोषित कर रही है उस पर टैक्स लग रहा। तो ये बहुत बड़ा लूप होल मिल जाता था। तो इसके तहत क्या करते थे, जो बड़ी कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे को निम्न कर वाले देशों में क्या कर देते थे, हस्तांतरित कर देते थे निम्न कर वाले पे। जैसा कि हमने बताया मॉरिशस में 5%, और उन देशों में उच्च करों के भुगतान से बचने के विकल्प मिल जाता है जहां वे अपने अधिकांश व्यवसाय करते हैं। तो वहां पे 5% दे के खत्म हो गया बस। वैश्विक न्यूनतम कर वस्तुतः आधार संरक्षण लाभ हस्तांतरण पे G20 देशों और OECD द्वारा सहमत समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। जो वैश्विक न्यूनतम कर है ये G20 और OECD के पहल पे लाया गया है। वैश्विक न्यूनतम कर जो 750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली जो MNC हैं उन पे लागू होगा। अर्थात जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात है, न्यूनतम कर की बात है, वो 750 मिलियन यूरो से अगर अधिक होगी जिसकी रेवेन्यू, जिस कंपनी, उन्हीं पे लागू होगी। ये अच्छी बात, मतलब बड़ी बात है, ये ध्यान रखना है। 750 मिलियन यूरो से अधिक, मिलियन यूरो है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसका उद्देश्य डिजिटल और वैश्वीकृत विश्व के लिए प्रासंगिक कराधान संरचना को विकसित करना है कि भाई पूरे विश्व में कहीं भी रहो 15% हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं लाभ आप कहीं और घोषित कर रहे हो। ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्यों है? तो ये कम कर लगाने की होड़ को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और अक्सर क्या होता है ना कि कम कर लगाने की वजह से होड़ लगा होता है और कंपनियां FDI वहीं पे ज्यादा जाती हैं,
एक तरह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे असंतुलित विकास होता है। ठीक है, तो कम से कम कर लगाने की होड़ रोकने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि कई देश व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए अपने करों में कटौती कर देते हैं, जो कि हमने बताया। इसके अतिरिक्त कर राष्ट्र का सृजन होगा, कर राजस्व का सृजन होगा। कोविड-19 संकट के कारण बजट में कमी को देखते हुए यह व्यवस्था कर राजस्व में वृद्धि करेगा। मतलब कर राजस्व बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, सीधी बात है। और जो वैश्विक महामारी जैसी आ रही है, कोविड जैसी, उससे लड़ा जा सकता है। आर्थिक विकास रहेगा तो टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ खरीद लेंगे। अब OECD ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अगर ये GMT आ जाता है ना, ग्लोबल मिनिमम टैक्स आ जाता है, तो सालाना वैश्विक कर राजस्व में $150 अरब की अतिरिक्त सृजन होगा। $150 अरब, सोचो। अब नेक्स्ट, यह कर चोरी पे नजर रखने में सहायक है। क्यों? कर चोरी बहुत लोग टैक्स हेवन वाले देश में जाके चुका देते थे, वो टैक्स हेवन जो देश हैं उन पे नियंत्रण कसा जा सकता है। ठीक है, फिर राष्ट्रों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगा, क्योंकि कोई 5% लगाएगा, कोई 10% लगाएगा, कोई 50% लगाएगा। ऐसा नहीं होगा, अब 15% हर जगह होगा तो सब बराबर, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगा। वरना 5% वही लगाएगा जो विकसित होगा भाई, और कहेगा कि आप हम बहुत कम लेंगे, उद्योग धंधा लगाओ। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां क्या है GMT को लेके, ग्लोबल मिनिमम टैक्स को लेके क्या है? तो वैश्विक सहमति बनाना भी बहुत दिक्कत है। और ज्यादातर दो वर्ग देखा जाए वैश्विक सहमति में, एक विकसित देश आ जाएंगे और एक विकासशील देश। इन दोनों के बीच में जो खाई है, पाटना बहुत जरूरी है, तभी ये लग सकता है। तो वैश्विक सहमति। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक विकास का प्रभाव। मतलब वही तो चाहेगा विकासशील देश क्या चाहेगा? विकासशील देश चाहेगा कि हमारे अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा पैसा है, तो वो कर बढ़ाएगा, और कर बढ़ाएगा तो वो 15% उस पर बाउंड रहेगा, तो सामाजिक आर्थिक विकास पे क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, कर की दर पे सहमति बनाना भी एक दिक्कत है। मतलब कि 15% दर पे बात चल रही है, लेकिन 15% ही रहे कि क्या रहे, इस पे सहमति बनाना भी एक मुद्दा है, चुनौती है। निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा है कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है उसको कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें जैसे कि अनुसंधान और विकास में निवेश करने की बात कही गई है, और उसमें क्या किया जाएगा? आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन कैसे दिया जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कहा गया है, किसमें? निवेश करके आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा? उद्देश्यों को प्राप्त करने में, निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? इस कर व्यवस्था में संपन्न देशों के पक्ष में होना, जो ये कर व्यवस्था है वो जो विकसित देश हैं उन्हीं के पक्ष में रहेगा, विकासशील देशों के पक्ष में नहीं रहेगा। और सोच के देखना, एक पक्षीय करों पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो ये इस प्रकार की चिंता व्यक्त की जा सकती है इसके। तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत के लिए निहितार्थ क्या है? तो ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि भारत में प्रभावी घरेलू कर की दर इस कर की सीमा से अधिक है, और भारत एक बड़ा संभावित बाजार होने के कारण विदेशी निवेश क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। जब कर, भारत का कर क्या है? टैक्स ज्यादा है। टैक्स ज्यादा है तो कंपनियों के दिमाग में खटकता है, यार यहाँ जाएंगे तो टैक्स ज्यादा होगा। जब 15% हो जाएगा तो कर कम हो जाएगा, तो FDI धनाधन FDI आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो सकते हैं। हेडक्वार्टर वाले बड़े MNC को पिलर 1 नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही भारत के अन्य देशों के साथ अपने करारोपण अधिकार को साझा करने की आवश्यकता होगी। मतलब जो भी ड्यूअल टैक्सेशन वगैरह हैं, उन MOU को क्या करना पड़ेगा? फिर से एग्रीमेंट करना होगा और उन पे भी अधिकार होगा साझा करने के कि हाँ कैसे करेंगे। अब लेकिन ये भी बात है कि FDI आएगी तो क्या उतना लाभ होगा कि नहीं होगा, इस अभी भी प्रश्न चिन्ह है। या किसी संधि के तहत न्यूनतम कराधान व्यवस्था संबंधी लाभों को भी निष्प्रभावी कर सकता है, ये भी है।
भारत शीर्ष 100 में शामिल अपर्याप्त रूप से डिजिटलीकृत कंपनियों से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि को कम कर सकता है। ये भी बात है। किसी अन्य देश में निवेश करने के संबंध में यह देश के कर के आधार क्षरण को रोकेगा। मतलब हमने बताया ना कि कोई कर लेके इधर से उधर जा रहा था, जो भारत को मिलना था कर, वो किसको मिल रहा है? तो मॉरिशस को मिल रहा है। मॉरिशस को मिल रहा है तो वो अब जो क्षरण हो रहा था वो रुक जाएगा। ऐसा कुछ बोल बच्चन किया जा सकता है, बताया जा सकता है इसको लेके। अब महामारी के बाद अर्थव्यवस्था कैसा है पोस्ट डेमिक, ये कोई जो भी हमने कहानी बता रहे हैं ना, ये कहानी कहीं सिलेबस में दिया नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया है। और ये कहानी इसलिए हम उतना जोर दे के नहीं बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ें आएंगी वो हम बताएंगे। ये जानना जरूरी है कि महामारी के बाद हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है, इसलिए इसको उठाया। पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी कैसा है? तो कोविड ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी कमियां उजागर की, एक क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बताओगे कि वैश्विक महामारी, एनपीए के संकट, जीएसटी व्यवस्था को अपनाने संबंधी प्रभाव आदि मुद्दों ने संयुक्त रूप से मौजूदा आर्थिक स्लोडाउन को और बढ़ा दिया। कि वैश्विक महामारी, एनपीए का संकट, जीएसटी व्यवस्था, ये सब अपनाने पे क्या हुआ, ये संयुक्त रूप से आर्थिक व्यवस्था क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। ये पहला बात। दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सर्विस सेक्टर है अधिक निर्भरता है, ये अर्थव्यवस्था को कमजोरी को उजागर किया कोविड ने। कि जो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हमने लोप कर दिया है, उसका खामियाजा भुगते हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर आई बाधाओं ने आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की कमी को प्रकट किया। कि कोविड के समय देख रहे थे आपूर्ति को लेके हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता था, तो आपूर्ति श्रृंखला हमारा कमजोर है, इस बात को व्यक्त किया कोविड ने ही। ठीक है। फिर कोविड ने अर्थव्यवस्था में अनौपचारिकरण के उच्च स्तर के कारण प्रवासी संकट पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो सब असंगठित क्षेत्र में, हमने बताया था कि 80 से 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और वो असंगठित क्षेत्र क्या हुआ, कोविड हुआ तो वो प्रवासी क्या हुए, संकट पैदा हुआ। वो व्यापक पैमाने पे रोजगार से उनको हाथ धोना पड़ा। फिर तुलनात्मक रूप से अत्यधिक प्रभावित निर्धन वर्गों ने असमानता की जटिल प्रकृति और आर्थिक विकास के प्रचलित मॉडल की कमियों को उजागर किया। कौन? कोविड ने। तो ये तमाम बातों का उजागर कौन किया? कोविड ने किया। अब देखें कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया। तो पहला, कोविड के आने से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे फ्रेमवर्क आया था। ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो वर्क फ्रॉम होम आज भी लोग इसको जारी किए हैं। क्यों जारी किए हैं? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से देख रहे हैं कि उनके कोई व्यवधान भी नहीं हो रहा है, काम उतनी ही एफिशिएंसी में हो रहा है, और उनकी जो बिजली का खर्चा आता था, ऑफिस में बैठते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर वहाँ पे लोगों को रखना पड़ता था चाय बिस्किट जो भी देने के लिए, उनमें पैसा बचा इन लोगों का। तो वर्क फ्रॉम होम नया परिवर्तन देखने को मिला। और ये वर्क फ्रॉम होम ने तकनीकी विकास को क्या किया और किया, जैसे कि इंटरनेट का उपयोग वगैरह बहुत बढ़ा दिया, रिमोट वर्किंग वगैरह आ गया। फिर साथ में गिग इकोनॉमिक परितंत्र को भी बढ़ावा देने लगा। गिग इकोनॉमी जो कि पहले बता रखे हैं, गिग इकोनॉमी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा के कारण आत्मनिर्भरता पे ध्यान केंद्रित हुआ, सब जिसमें भारत ने आत्मनिर्भर भारत लेके अभियान लेके आया था भारत ने। अधिकांश कारोबार और संस्थानों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला। जो अधिकांश कारोबार थे, संस्था थे, जैसे शिक्षा ही देख लो, शिक्षा में ही कितने डिजिटलीकरण हुआ, लगभग बहुत लड़के अब ऑनलाइन पढ़ने लगे। वैक्सीन नेशनलिज्म जैसी बातें आई। ठीक है, वैक्सीन नेशनलिज्म की बात आई। टेस्टिंग कराने में इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर आदि की भी बातें आई। इसमें इसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया गया, जो किट थे वो उसके उत्पादन बढ़ाया गया। जब क्या था कि एक समय था कि कोविड से क्या करता था, कोविड के समय भारत के पास मास्क और किट की इतनी डिफिशियंसी हो गई थी कि चाइना से आयात करता था और
एक समय आया कि सेकेंड लार्ज क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया इस चीज का, और फिर एक्सपोर्टर हो गया। तो ये अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन हुआ। इवन यही नहीं, हेल्थ सेक्टर में जो मशीन थे वो विदेशों से मंगाए जाते थे, उन पे उनको स्वदेशी रूप से बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई। वेंटिलेटर हो या चाहे जो भी, आप ऑक्सीजन मापने वाला मीटर देखो, ऑक्सीमीटर जिसको बोलते हैं। अन्य क्षेत्र में क्या क्या हुआ, तो अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण बहुत तेजी से हुआ। वर्क फ्रॉम होम ने महानगरों पे दबाव कम किया, क्योंकि लोग कहाँ अपने गांव में बैठे कर रहे हैं। ई लर्निंग लोकप्रिय हो गया। अब क्या है कि इसकी वजह से जो बरतन जानने वाली सावधानियां था वो आदत के रूप में होने लगी। लोग अभी भी मास्क देख लेना लगा के घूम रहे। अब बढ़ती बेरोजगारी ने सामाजिक मुद्दे जैसे बाल श्रम, श्रमिकों के शोषण आदि में वृद्धि कर दी। महिलाओं के भी शोषण बहुत हुआ। इवन महिलाओं के ऊपर क्या घरेलू हिंसा भी बढ़ी। तो ये क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ कोविड की वजह से। तो वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या क्या किए गए, तो पहला क्या कि पर्यावरणीय संधारणीयता, बेहतर लोक कल्याण, असमानता की कमी, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ प्रणालीगत लचीलेपन को शामिल करते हुए आर्थिक विकास को नए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना। ये किया गया कि भाई अब कहा सोचा गया कि पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी देखना पड़ेगा, सतत पर्यावरण विकास करना होगा, सतत विकास करना होगा। जो असमानता है उसको कम लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग माइग्रेट किए, बहुत लोगों की जान गई। इवन वो लोग मास्क तक नहीं खा सकते, तो ये बातें उजागर कर हुई। तो उसको हुआ कि भाई ऐसे किया जाए कि असमानता में कम किया जाए और आर्थिक समृद्धि तो किया जाए, लेकिन प्रणालीगत लचीलेपन को भी शामिल किया जाए। तो इस तरह व्यापक दृष्टिकोण आया जिसमें आत्मनिर्भर भारत वगैरह देख सकते हो। आर्थिक निर्णय लेने को अधिक समावेशी बनाने हेतु शेयर धारक पूंजीवाद से अंश धारक पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाना। ऐसा हुआ कि जो शेयर धारक पूंजीवाद की कल्पना थी उससे अंश धारक पूंजीवाद की ओर बढ़ गया। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने और हरित रिकवरी सुनिश्चित करने के में निवेश करके लचीलेपन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना था। ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट पे ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब पीपल पे, प्रॉफिट पे और प्लेनेट तीनों पे ध्यान की बात किया गया। साथ ही साथ 4 डे वीक, 24/7 इकोनॉमी आदि जैसे विचारों को अनुप्रयोग में नवाचार को हमेशा प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया कि 4 दिन वीक में काम करना है। सहज और तीव्र रिकवरी सुनिश्चित करने के उपाय क्या है, तो पीडीएस जो सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और विस्तार करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया गया। वैश्विक महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने हेतु प्रभावित आबादी को प्रत्यक्ष नकद अंतरण लाभ प्रदान करना। डीबीडी से हम क्या कर सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपने प्रभुत्व बढ़ाने चाहिए। जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको मजबूत करने की जरूरत है या प्रभुत्व बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य, शहरी, ग्रामीण और विशेष रूप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन करना चाहिए। जो सामाजिक बुनियादी ढांचे हैं उनमें निवेश बढ़ाना चाहिए। एफआरबीएम कानून में ढील दे के क्या करना चाहिए, तो राजकोषीय अवसर को बढ़ावा देना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट इससे पहले बढ़ चुके हैं ना, कि आपको बताता है कि भाई 3% के करीब 2000 यही बोला था 2022 तक 23 तक हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, 22-23 तक 3% राजकोषीय घटा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सुनिश्चित करने ये डीकेडी का पार्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जब होता है ना कि सामने लिखा होता है तो फिर अपनी डीकेडी दिमाग नहीं चलती है। और हुआ कि जब यहाँ के पॉइंट जान लो, डीकेडी वाला तो हम बता ही देंगे। जब डीकेडी करेंगे तो पॉइंट बता ही देंगे अपना वाला। तो यहाँ जो है ना, बड़े शांत से सुन लो, पढ़ लो। बस जब डीकेडी बताएंगे तो उसके अगल बगल सब समझ में आ जाएगा और कहाँ यूज करना है ये भी समझ में आएगा। स्मार्ट सिटी मिशन ये हमारा जीएस पेपर 1 में है, लेकिन इसमें बात कही गई थी स्मार्ट सिटी के लिए, तो हम उठा लिए यहाँ पे। आल्दो इसको नहीं डालना था तो कम लेक्चर हो जाते, फर्स्ट में डाल देते। फर्स्ट में है भी, लेकिन फिर भी हुआ कि चलो इसमें से कुछ पॉइंट नहीं तो एक पॉइंट भी तो सीखोगे।
1 पॉइंट सीख लिए तो बहुत है। क्या है तो 36 में से 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मिशन के लिए अपने हिस्से का फंड जारी नहीं किया। राज्य के हिस्से का अंतराल बढ़कर कितना हो गया, 6,258 करोड़ रुपए का पहुंच गया। अपने हिस्से का फंड जारी ही नहीं किए एससीएम में और स्मार्ट सिटी मिशन बनाने चले। स्मार्ट सिटी के जो कंसेप्ट हैं उसमें 6 मूलभूत सिद्धांत हैं। तो क्या पहला सिद्धांत है केंद्र में समुदाय योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में समुदाय की केंद्रीय भूमिका न्यूनतम। दूसरा, साधनों की अधिकतम प्राप्ति, कम साधनों के उपयोग से अधिक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता की बात कहा गया। तीसरा क्या, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शहरों का चयन परियोजनाओं को लागू करने के लिए लचीलापन। चौथा क्या, एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता, नवाचार के तरीकों को अपनाना और एकीकृत संधारणीय समाधान को लाना। पांचवा क्या है तो पांचवा है कि लक्ष्य की बजाय साधन के रूप में प्रौद्योगिकी को प्रयोग करना, शहर के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का सावधानी पूर्वक चयन, अभिसरण, कन्वर्जेंस, क्षेत्रीय और वित्तीय स्तर पे अभिसरण करना। तो ये सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांतों पे आधारित है और पूछ लिया गया तो बताना, नहीं पूछा गया तो नहीं बताना कि इसके केंद्र में समुदाय है। बता रहे थे ये कि इसके केंद्र में क्या है, केंद्र में समुदाय, संसाधनों के अधिकतम की प्राप्ति, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता, लक्ष्य के बजाय साधन के रूप में प्रौद्योगिकी और अभिसरण या कन्वर्जेंस। ये 6 इसके पिलर हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है ना। स्मार्ट सिटी के मिशन के बारे में देखा जाए तो 2015 में शुरू हुआ था और ये आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया। ठीक है। और सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है। मतलब कि महुआ के अलावा राज्य और यूटी भी इसमें पैसा लगाएंगे। ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों और कस्बों को एससीएम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित किया गया। कितने शहर चयनित किए गए तो 100 किए गए। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो प्रमुख अवसंरचना और स्वच्छ एवं संधारणीय वातावरण अपने नागरिकों को स्मार्ट समाधान के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हो। मतलब कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वच्छ हो, वातावरण हो और नागरिकों को स्मार्ट समाधान के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता, अच्छा जीवन देना ही इसका मिशन है। सारी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट समाधानों का विकास करना, अनुप्रयोग करना एससीएम की मुख्य विशेषता रही है कि जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्या उसको समाधान किया जाए। और कैसे किया जाए तो स्मार्ट रूप से किया जाए, तकनीकी से हेल्प करके। नेक्स्ट क्या है, कार्यान्वयन के देखा जाए तो एक विशेष परियोजना वाहन एसपीपी के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा। वित्त पोषण देखा जाए इसमें स्मार्ट सिटी में मिशन में तो वित्त पोषण जो अनुमानित परियोजना लागत है उससे आधे से भी कम को पूरा करने के लिए सरकारी फंड का प्रयोग किया जाना है। शेष फंड भी वित्तीय मध्यस्थों या राज्य या स्थानीय सरकार के आंतरिक स्रोतों आदि सहित आंतरिक और बाहरी स्रोतों से जुटाया जाता है। मतलब वित्तीय पोषण कौन हो सकता है तो कुछ सेंटर देगी, कुछ स्टेट देगी, अगर स्टेट है तो स्टेट या यूटी देगी, बस इतनी बात समझ लो। निगरानी कौन करेगा, स्मार्ट सिटी मिशन की निगरानी कौन करेगा तो इसके लिए 3 निगरानी व्यवस्था की गई है। एक राष्ट्रीय स्तर पे शीर्ष समिति बनाया गया है निगरानी करने के लिए, एक राज्य स्तर पे एक उच्च स्तरीय संचालन समिति बनाया गया है और शहर स्तर पे स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच बनाया गया है निगरानी करने के लिए। तो सेंटर पे एक बनाया गया है, एक स्टेट पे बनाया गया है और एक जहाँ पे स्मार्ट सिटी बनेगी वहां पे बनाया गया। ठीक है। क्या चुनौतियां क्या है स्मार्ट सिटी मिशन को लेके, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बहुत धीमा हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर मिशन के 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये 50% से भी कम परियोजनाओं को पूरा कर पाया, सिर्फ 50%, अगर मान लिया जाए 50, लेकिन इससे भी कम है। जो
स्पेशल पर्पज व्हीकल हैं उसमें रिक्त पद प्रशिक्षित व्यक्तियों का अपर्याप्त संख्या है और यही नोडल एजेंसी है क्रियान्वयन करने के लिए। पूंजी जुटाने में सभी स्तरों पर कठिनाई हो रही है, पूंजी का अकुशल उपयोग किया जा रहा है, ये हमेशा से रहा है, गबन किया जा रहा है पूंजी को। गोपनीय डेटा की चोरी का जोखिम है। ठीक है, जो स्मार्ट सिटी मिशन के सेंसर और नेटवर्क से जुड़े उपकरण या प्रणाली द्वारा तैयार व्यापक डेटा तक पहुंच से मनाही कर दिया गया। कोविड-19 महामारी से संबंधित लॉकडाउन और अन्य अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण देश भर में स्मार्ट सिटी के कार्य कार्यान्वयन में अस्थायी तौर पर रुकावट उत्पन्न हुई। कोविड के कारण भी तो उत्पन्न हुई, रोक दिया गया। तो स्मार्ट सिटी को समर्थन के लिए क्या क्या पहल लाया गया? तो एक नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लाया गया। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लाया गया, इसके तहत डेटा की उपलब्धता और कौशल निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म लाया गया, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स लाया गया कि सब शहरों में बताया जाए कि हाँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आपका कितना अच्छा है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स लाया गया, वो बताने के लिए कि हाँ भाई आप म्यूनिसिपैलिटी हो, आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, आपका खराब है, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट लाया गया, जिसमें जो अच्छा विकास किया उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और लोगों को भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप भी अच्छे से विकास करो। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया गया, जिसको ट्यूलिप बोलते हैं। ये 9 स्नातक जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको प्रयोगात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए लाया गया। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम लाया गया। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई इसको करने के लिए। अब आ जाते हैं भारत में भूमि सुधार, ये हमारे सिलेबस में है और अभी तक उतने पीछे में जो बजट बना था, बजट के बाद जो कल लेक्चर हुआ था, बजट के बाद आई थिंक कि ये एक या फाइनेंस में फिनटेक वगैरह आ गया, फिनटेक वगैरह ये फिनटेक आ गया, उसके बाद भारत में भूमि सुधार ये हमारे सिलेबस में बीच में बोल बच्चन था जिसको जानकारी करना था। तो पूरा भारत में भूमि सुधार का ओवरऑल व्यू लेते हैं। क्या है कि अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो लिख लेंगे भूमि सुधार के बाद। तो 2010 से 11 में कृषि जोतों का औसत आकार कितना हो गया? 1.15 हेक्टेयर हो गया। प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रति व्यक्ति कृषि का औसत जोत आकार कितना है इसमें, तो 1.15 हेक्टेयर है। भूमि का 10% हिस्सा गैर कृषि उपयोग के लिए किया जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 हिस्से पे वन है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है भूमि के सुधार का? भारत में भूमि सुधार का क्या है? तो लैंड लीजिंग को सरल और वैधानिक बनाना। जो लैंड लीजिंग पे दिया जाता है उसको कैसा बनाना? सरल बनाना, वैधानिक बनाना। किसानों के छोटे प्लाट को एकत्रित करना। जो छोटे छोटे भूमि हैं उसको चकबंदी के माध्यम से क्या करना? एकत्र करके बढ़ा देना और वहां पे एकत्रित करना चकबंदी का, ताकि दक्षता और क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है। तीसरा का एक डिजिटल और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का निर्माण करना, कि आप अपने वेबसाइट पे जाओ, जैसे यूपी भूमि लेखा पोर्टल है, वहां पे जाओगे, अपने लैंड का जो नंबर दिया गया है जैसे 250 गाटा संख्या है, तो आप डालोगे और वहां पे आपके विवरण लिख के आ जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रणाली बनाना कि सभी राज्यों को सुलभ हो, डाटा एक जगह एकत्र हो भूमि के बारे में। वन भूमि के प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए भारत भूमि सुधार उद्देश्य था। अपशिष्ट और बंजर भूमि को उपयोगी बनाने का उद्देश्य था भारत भूमि सुधार में। संपत्ति अधिकारों, खास करके वन भूमि पे समुदायों के अधिकारों को मजबूत करना भी क्या था? भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य था। लेकिन बाधाएं क्या हैं इस भूमि सुधार को लेकर? प्रतिबंधात्मक कृषि किराएदारी कानून, जो एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ है, के कारण कई समस्या उत्पन्न होती हैं। जैसे पट्टे की जो शर्त है, अनौपचारिक किराएदारी की बहुलता है, ये सब हमारे सामने आज भी है कि एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ क्या है, वजह से बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हुई। पट्टे पे दिया जाता है किसानों को, उसकी शर्तें शोषणकारी हैं। अनौपचारिक किराएदारी की बहुलता है। भूमि का छोटा आकार इकोनॉमिक ऑफ स्केल को हतोत्साहित करती है।
खराब उत्पादकता और वन भूमि की सिकुड़ता क्षेत्र भी हमारे लिए ये क्या है, चुनौती है। कंक्लूसिव टाइटलिंग और रिकॉर्ड्स का अभाव, मतलब कि पूर्ण रूप से कोई भी मतलब डाटा संरक्षित रख के नहीं रखा गया, किसका भूमि कहाँ पे है, रिकॉर्ड का अभाव है। योजनाएं क्या लेके आया गया था भूमि सुधार को लेके, तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम लेके आया गया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वामित्व योजना लेके आया गया था, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। कभी कभी टंग होता है ना, फंस जाता है। तो स्वामित्व योजना भी लेके आया था, तो स्वामित्व योजना के बारे में भी जानते ही हो। आगे की राह पे क्या करना होगा, तो जो राज्य का मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 पे विचार कर सकते हैं। राज्य जो है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट जो 2016 है उस पर विचार करना चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। भूमि संग्रहीकरण के माध्यम से भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको चकबंदी करके एक जगह करना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम जो 2006 है उसको लागू अच्छे से करना चाहिए और प्रबंध करना चाहिए। भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों को क्या करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। जो अपशिष्ट भूमि के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपी पे काम करना चाहिए। शहरी विकास के वित्त पोषण के लिए भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के ये हम सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हमारा भूमि सुधार हमने बहुत छोटे में बताया और कहीं ऐसा नहीं होगा कि क्या समस्याएं हैं। अगर डिटेल में होगा एक बार डिटेल में भी बता देंगे, टेनेंसी लॉ वगैरह बता देंगे, लेकिन आएगा नहीं जितना हमें लगता है। बहुत सारे करंट में ऐसे न्यूज़ इस बार आने वाले हैं। हम लोग को क्या पढ़ाएंगे, इकोनॉमी सर्वे पढ़ाएंगे। इकोनॉमी सर्वे तो क्या होगा, पूरे के पूरे डीकेडी पे होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन होगा, वहीं से आप आंसर भी लिखोगे। ये सब यहाँ के नॉलेज रखोगे, थोड़ा बहुत छुटपुट नॉलेज हो गई, योजनाओं को ध्यान में रखोगे, नोट करे रहोगे या उसको मार्क करे रहोगे। जो डाटा होगा यहाँ के यूज करोगे, छुटपुट जानकारी होगी जिसको यूज करोगे, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक किससे आता है, करंट से आता है, करंट से आता है या बेसिक फंडे पे एग्रीकल्चर वगैरह या फूड प्रोसेसिंग वगैरह पे आ जाएगा। और अभी देखो सिक्योरिटी, थर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पूछा जाता था। इस बार सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लगभग बराबर थे, तो थोड़ा सा 19-20 था। तो इकोनॉमी को हल्के में नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। नेक्स्ट क्लास अभी 8वां नंबर कल डालेंगे। स्वागत है आप लोग का एपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग ये इकोनॉमी का 8वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो। ये अनाउंस कर रहे हैं कि देखो इस पे टेंशन मत लेना, अभी केवल इस पर्पज से सुनना कि थोड़ा बहुत जान ले, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी बात है कि हम लोग जो सिलेबस के पॉइंट दिए गए हैं प्री देने के बाद या मौका मिला तो इधर डीकेडी स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉइंट्स वाइज में हम डीकेडी करा देंगे। उसका डीकेडी करा देंगे और डीकेडी करा देंगे तो आप सहज हो जाओगे, किसी प्रकार का आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि हम सीधे सीधे तथ्यों को देख रहे हैं, डाटा को देख रहे हैं कि जिसको भरपूर यूज कर सके ना। तो वो डीकेडी ही हमारा मेन पर्पज होगा, जहाँ पे हमारा दिमाग खुलेगा और कोई भी आंसर को तो इकोनॉमी में भी सहज महसूस करोगे। अब फिर से प्री में भी हम लोग कुछ सीखेंगे, तो आप परेशान मत होना इसको लेके कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। सुनते चलो। आज तक सिलेबस जब पूरा नहीं किए हो तो यही हाल होगा। इस बार पहली बार सिलेबस पूरा करोगे, सिलेक्शन भी लोगे। चलो पहली बार करते हैं सिंचाई। ये सिंचाई के साधन हमारे सिलेबस में दिया गया है। क्या है सिंचाई? जब फसलों को जल की आवश्यकता होती है, फसलों को जल की आवश्यकता होती है और हम कृत्रिम रूप से उसे पूरा करते हैं, उसे हम सिंचाई करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई करते हैं। अर्थात जब फसलों को आवश्यकता होती है जल की और हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। और कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में जाना जाता है। अगर सिंचाई अच्छी होगी नहीं तो उत्पादन होगा नहीं, ठीक है। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है कि वर्षा की अनिश्चितता है, या हम कहें कि 54% हम लोग किस पे निर्भर हैं?
तो मानसून पे निर्भर है। एक डाटा ये भी ले लो। दूसरा है कि वर्षा तो होती है, उसमें असमान वितरण है। जैसे मेघालय में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और लद्दाख में वही 25 सेंटीमीटर की वर्षा। तो ये प्रदर्शित करता है कि वर्षा तो हो रही है, लेकिन वर्षा में भी असमान वितरण है। और दूसरी बात, वर्षा की सीमित अवधि, मानसून वर्षा की सीमित अवधि होती है। 74% वर्षा जून और सितंबर माह के बीच में होता है। नेक्स्ट क्या है, आवश्यकता क्यों है सिंचाई की? तो मृदा की प्रकृति। जलोढ़ मृदा है तो उसको पानी चाहिए ही। रेतीली मृदा है, जलोढ़ मृदा है कि रेतीली मृदा है, उसके आधार पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, चावल हुआ, जूट हुआ, गन्ना हुआ, इनमें जल की आवश्यकता होती है, तो फसल के आधार पर भी सिंचाई की जरूरत है। खाद्यान्न की बढ़ती मांग, अगर खाद्यान्न अच्छा उत्पादन नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगा? तो बढ़ती मांग भी सिंचाई को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के नाते सिंचाई चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने की वजह से ये ड्राई एरिया है, यहाँ पे क्या कहें, ह्यूमिडिटी या बहुत जल्दी मृदा में क्या हो जाता है, शुष्कता आ जाती है। अब सिंचाई के साधन के देखें, सिंचाई के साधन क्या हैं? तो सिंचाई के साधन में अगर देखा जाए तो धरातलीय और जलवायु दशाओं, मानव बस्ती, कृषि विकास के विभिन्न रूपों के कारण भिन्न भिन्न प्रदेशों में विभिन्न सिंचाई के साधन पाए जाते हैं। कि धरातल कैसा है, जलवायु कैसा है, मानव की बस्ती कैसी है, कृषि का विकास का स्वरूप कैसा है, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो हम देखें, दो तरह के सिंचाई के साधन हो सकते हैं। एक हो सकता है भूमिगत सिंचाई के साधन। भूमिगत सिंचाई के साधन कौन होगा? कुआं होगा, नलकूप होगा। दूसरा क्या? धरातलीय सिंचाई के साधन होंगे, जिसमें एक होगा तालाब और दूसरा होगा नहर। और तालाब भी दो तरह के हो सकते हैं, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो तालाब, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। नहर दो तरीके से हो सकते हैं, जो नित्यवाही नहरें हों वो, और एक अनित्यवाही हो। मतलब नित्यवाही का मतलब हमेशा उस नहर में पानी होता रहा। अनित्यवाही मतलब कि मौसम के अनुसार उसमें पानी हो। तो ये हमारे सिंचाई के साधन हैं। अब जरा सा बात करते हैं पहला, नलकूप और कुएं के, भूमिगत सिंचाई के साधन के। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन यही है, नलकूप और कुआं। देश के अगर बात करें तो आप डाटा दिखाओगे तो देश का 60% हिस्सा किससे होता है? तो नलकूप और कुएं से होता है। इवन अगर यूपी में देख लिया जाए तो 73% के करीब, 73 या 75% के करीब किससे होता है? यूपी में नलकूप और कुएं की वजह से होता है। और पर्याप्त भौम जल वाले स्थानों पे ये महत्वपूर्ण साधन है। जहाँ पे भूमि जल अच्छा है वहाँ पे ये अच्छे साधन के रूप में जाने जाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नलकूप और कुएं से सिंचाई कौन करता है? यूपी करता है, बिहार करता है, पंजाब करता है, गुजरात करता है, महाराष्ट्र करता है, राजस्थान करते हैं। ये करते हैं, कुछ जानकारी हो गई। लेकिन इनके सामने नलकूप और कुएं से सिंचाई से करने से क्या चुनौतियां हैं, क्या सीमाएं हैं? तो जब नलकूप और कुएं से सिंचाई करेंगे तो भूमि जल स्तर है वो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो बहुत सारी आपदाएं आ सकती हैं। हो सकता है कि भूमि धसाव हो जाए वहां पे, जैसा कि हरियाणा में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कुआं कैसे खोदे, ये भी एक चुनौती है। और अति सिंचाई की वजह से, जो नलकूप और कुएं की वजह से अति सिंचाई कर देते हैं तो वहां पे लवणता और क्षारीयता वृद्धि हो जाती है मृदा में, तो ये भी एक चुनौती है। नेक्स्ट क्या कि डीजल और विद्युत की अधिक खपत होती है, क्योंकि भाई नलकूप को चलाने के लिए कोई आपको चाहिए ना, इलेक्ट्रिक या डीजल चाहिए यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसकी अधिक होता है, और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब भूमि जल यूज ज्यादा होने लगेगा तो जल स्तर क्या हो जाएगा? कम होगा। फिर दूसरा आ जाते हैं तालाब पे, जो दो तालाब पढ़े थे। तो तालाब में क्या ये सबसे ज्यादा साधन कहाँ है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सिंचाई का लोकप्रिय साधन कौन है? तालाब है, प्रायद्वीपीय भारत में। धरातलीय बनावट ऐसी है कि इस पे तालाब का निर्माण हो जाता है,
और जानते हो कि प्रायद्वीपीय भारत कठोर चट्टान से बना है। अगर इसमें पानी भर गया तालाब में तो कठोर चट्टान से रिसाव जल्दी होगा नहीं और ये सूखेगा नहीं। 6.5% सिंचाई इसके माध्यम से किया जाता है। जैसे तमिलनाडु फर्स्ट पे है तालाब के माध्यम से सिंचाई करने में, आंध्र प्रदेश उसके बाद है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है ना, सॉरी ये केरल है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। एपी में, आंध्र प्रदेश में एक अच्छा तालाब का एग्जाम्पल देख सकते हो, निजाम सागर। तालाब केवल सिंचाई के ही साधन नहीं है बल्कि मत्स्य हेतु भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत में तालाबों की अधिकता के कारण क्या है, ये पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाबों की अधिकता के कारण क्या है, तो विषम धरातल के कारण अनेक प्राकृतिक तालाब बन गए हैं, ये पहला कारण है। दूसरा है कठोर संरचना के कारण रिसाव या गाद की कम समस्या होती है, इसलिए है। तीसरा है क्या, भूमि जल स्तर निम्न होने से कुआं और नलकूप उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर मान लो कि नलकूप ही, ये पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर नलकूप ही स्थापित करना चाहे तो हम पहले पठार क्षेत्र को ही छेदना बड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्या है कि मौसमी नदियां और कठोर संरचना यहाँ पे पाए जाता है, जिसकी वजह से नहर निर्माण हेतु उपयुक्त साधन नहीं है, तो नहर का निर्माण नहीं किया जाता है, इसलिए तालाब क्या है, अधिकता पाई जाती है वहां पे। सीमाएं क्या है तालाब से, तालाब की अगर देखा जाए तालाब सिंचाई के तो क्या सीमाएं हैं, तो मानसून पर अधिक निर्भरता है। जब मानसून आएगा तभी तालाब भरेगा, वर्षा न होने पे कोई महत्व नहीं होता है। रेत के जमाव से कम जल का संग्रहण करते हैं, अगर ये तालाब भर जाए तो पानी का संग्रहण क्या होगा, कम होगा, तो ये भी एक सीमा है। उथले हो जाने के कारण अधिक वाष्पीकरण हो जाता है, अगर तालाब क्या हो जाए, उथला हो जाए, छिछला हो जाए, तो छिछला हो जाने के बाद सरफेस एरिया बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, या टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाता है, वाष्पीकरण होने लगता है और खेतों तक जल पहुंचाने में अधिक श्रम और व्यय लगता है। यही इसकी सीमाएं हैं तालाब की। अब देखिए नहर की, तो नहर की बात करें तो नलकूप के पश्चात अगर देखा जाए तो सेकेंड स्थान पे नहर से सिंचाई होती है और महत्वपूर्ण साधन यही है, 24% के करीब होता है, जबकि नलकूप और कुएं से 60% के करीब बताया था। और नहर में सिंचाई में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। हमने बताया था कि नहर 2 प्रकार की हो सकती है, नीतवाही नहर हो सकती है और नीतवाही नहर हो सकती है। जो नीतवाही नहर होती हैं उनको बड़े बांध या सादा नीर जो नदियां होती हैं उनसे निकाला जाता है, जो हमेशा बराबर 12 महीना लबालब पानी से होती हैं नदियां, उनसे ये नहरें निकाली जाती हैं, इसलिए वर्ष भर इसमें जल की स्थिति बनी रहती है। और अधिकांश नहरें इसी प्रकार की हैं, नीतवाही। अनित्यवाही नहरें कौन है, वो ये नहरें हैं जो सीधे नदी से निकाली जाती हैं और ये वर्षा काल में सक्रिय होती हैं। सीमाएं क्या हैं इन नहरों का, तो जो आसपास की कृषि भूमि है उसमें जल भराव की समस्या हो जाती है और जल भराव होने की वजह से लवणीकरण बढ़ जाता है, क्षारीयता बढ़ जाता है, मृदा अपरदन की घटनाएं इसमें ज्यादा देखी जाती हैं। अब भारत में सिंचाई के विभिन्न प्रणाली, ये भी हमारे सिलेबस में सिंचाई था, सिंचाई के साधन था, हमने देख लिया। अब सिंचाई के विभिन्न प्रणाली देखें तो एक होता है सतही सिंचाई, एक होता है सतही सिंचाई जिसमें सीधे नहर या नदी से पानी का प्रवाह को खेत की ओर मोड़ दिया जाता है। ये सतही है कि पानी को सीधे नहर या नदी से क्या कर दिया जाएगा, सीधे खेत में छोड़ दिया जाएगा। और ये सतही सिंचाई 2 प्रकार की हो सकती है, एक जल प्लावित सिंचाई बोलते हैं जिसको खेत में पानी क्या कर देंगे, भर देंगे, जिसको जल प्लावित सिंचाई कहते हैं। और एक होता है सीमाबद्ध सिंचाई। सीमाबद्ध सिंचाई का मतलब कि क्यारी बना के, इसमें क्यारी बना के और पानी क्या कर दिया जाए, छोड़ा जाए, ठीक, जल भरा जाएगा, तो ये सतही सिंचाई हुआ। दूसरा प्रणाली क्या है, उप सतही सिंचाई। कैसे, तो छिद्र युक्त पाइपों के द्वारा पौधों की जड़ों में सिंचाई किया जाए, कि यहाँ पे पौधा है और पौधा है तो यहाँ पे एक पाइप लिया जाए और यहीं पे छेद कर दिया जाए, इसको पानी मिलता रहे। एक होता है स्प्रिंकलर सिंचाई, ये वर्षा जल के भांति ये क्या कर रहा है, बौछार होता है,
कभी देखा होगा, बौछार होता रहता है चारों तरफ और वो सिंचाई होती रहती है जैसे बारिश होती है, ठीक है। और ये अधिक विकसित देश होते हैं वहां पे पाया जाता है। लाभ क्या है इसके? स्प्रिंकलर सिंचाई की अगर लाभ देखा जाए, स्प्रिंकलर सिंचाई की कि जल बचत करते हैं, उर्वरक की बचत करेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि उस पनिया में उर्वरक मिला देते हैं और जहां ये प्लांट लगा है उसी प्लांट पे ही उर्वरक जाता है, तो और कहीं नहीं जाता है, प्लांट को ही मिलता है और वो खपत कर जाता है, तो उर्वरक की भी बचत होगा। और किसी भी उचावच में ये उपयुक्त हो सकता है कि स्प्रिंकलर सिंचाई हो सकता है कि ऐसा हो, पहले सिंचाई करने के लिए समतल करना पड़ता है खेत, लेकिन अगर खेत ऐसा हो कि एक ऊंचा क्षेत्र हो, ऊंचा क्षेत्र हो, अगर मान लो कि ये हाइट पे है, तो स्प्रिंकल से हम यहाँ पे नोजल लगाएंगे, यहाँ पे भी बारिश जैसे फुहार यहाँ पे जा सकता है, तो उचावच में भी उपयुक्त हो सकता है। इससे स्प्रिंकल सिंचाई से जो मृदा अपरदन होता है वो नगण्य होता है और बीज का स्वस्थ विकास होता है। ये है स्प्रिंकल सिंचाई के फायदे। लेकिन सीमाएं क्या हैं? इसमें प्रारंभिक लागत उच्च होता है, आपको पाइप खरीदना होगा, नोजल खरीदना होगा, ठीक है, और मोटर खरीदना होगा। दूसरी बात है कि किसानों में जानकारी का अभाव है। अगर हवा तेजी से बहने लगेगा तो ये जो फुहारे की जैसे बारिश हो रही है वो कहीं इधर डेविएट हो जाएंगे, तो वेस्टेज ऑफ वाटर होगा। और जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे प्रयोग करेंगे तो तुरंत पड़ेगा पानी और वाष्पीकृत हो जाएगा, तो वहां पे प्रयोग में संभव नहीं है। फिर इसके उपकरणों को रख रखाव करना भी बड़ी बात है, विद्युत की आवश्यकता होगी, पंप चलाना होगा। अधिक तीव्रता से फसल क्या हो जाएगा, नष्ट भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बौछार पड़ रहा है तो वो नष्ट हो सकता है, ठीक। अब ड्रिप सिंचाई की बात कर लें। अभी तक स्प्रिंकलर सिंचाई की बात कर रहे थे, अब ड्रिप सिंचाई की बात करें। भू स्तर पे एक या एक से अधिक माइक्रोस्फीयर के द्वारा पौधों की जड़ में सिंचाई की जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः अधिक तापमान या सीमित जल क्षेत्र वाले में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये प्लांट लगा दिया, ठीक है, प्लांट लगा दिया और यहीं पे हम क्या कर देंगे, ये पाइप ले जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, छेद कर देंगे और यहाँ पे बूंद बूंद रिसाव होता रहेगा, इसको जितना जरूरत होगा पानी मिलता रहेगा। तो वो कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहां पे ये प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे अधिक तापमान होगा वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। लाभ क्या होगा इसके? तो वाष्पीकरण बहुत कम होगा। दूसरा, अनुपयुक्त जल वितरण की समस्या नहीं आएगी, रिसाव की समस्या नहीं होगी, पौधों की वृद्धि में प्रोत्साहन होगा, अच्छी उपज होगी, श्रम और ऊर्जा की बचत होगी, मृदा का अपरदन बिल्कुल कम होगा, ना के बराबर होगा। लेकिन इसके भी सीमाएं हैं। इसके उपकरणों को संचालन करने हेतु तो आपको कौशल की जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि ये पाइप है और जहां ड्रिप बना रहे हो, छोटे से होल बना रहे हो और इसमें आके कंकड़ फंस गया तो ड्रिप बूंद बूंद पानी तो टपकेगा नहीं, तो पाइपों में अवरोध उत्पन्न होना भी एक इसके सीमाएं हैं। और गेहूं और अन्य फसलों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। गेहूं के लिए क्यों? क्योंकि उनको ड्रिप सिंचाई चाहिए ही नहीं, उनको क्या अच्छा पानी चाहिए, नाली नुमा सिंचाई होता है। ये पारंपरिक प्रणाली है, नाली बनाकर बीज व जल पहुंचाया जाता है। इसमें जैसे कि ये खेत है और खेत में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लांट लगा दिए, बहुत सारे प्लांट लग गए हैं ना, प्लांट लगा दिए, तो हम क्या करेंगे कि इसमें नाली के माध्यम से पानी छोड़ेंगे और इसी में क्या करेंगे, बीज भी छोड़ देंगे कि बीज भी पहुंचाया जा सकता है और हम सिंचाई भी कर सकते हैं। नाली नुमा सिंचाई प्रणाली बोला जाता है। अब भारत में सिंचाई से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं? पहली बात है कि सिंचाई से सबसे बड़ी बात है कि प्रादेशिक विषमता है। उत्तर भारत में 60% क्षेत्र, जबकि अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए या प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो 30% क्षेत्र क्या है, सिंचित क्षेत्र है। तो ये विषमता को प्रदर्शित करता है। तो ये समस्या है भारत में सिंचाई का। दूसरी बात है कि अंतरराज्यीय जल विवाद हमेशा देखने को मिलता है। कर्नाटक, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, अक्सर होता है कावेरी जल विवाद। वर्षा जल का संचयन की कमी होती है, संचयन नहीं होती है, भूमि स्तर का गिरावट होता है तो उसका भरण पोषण कैसे किया जाए, भूमि स्तर, जल स्तर का। जलाशय में क्या हो जाता है, अवसाद की समस्या हो जाती है। प्रदूषित जल होता है तो वो प्लांट को या पौधों को हानि पहुंचाता है। वृद्ध और
बृहद रूप से या मध्यम रूप से जो सिंचाई परियोजनाएं हैं पूर्ण होने में देरी होती है, तो ये भी एक समस्या है। अति सिंचाई से क्या होता है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ता है। तो ये हमारे सिंचाई से संबंधित समस्याएं हैं। तो भारत में सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन से हैं? तो सिंचित क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजना 3 तरह के बांटे गए। एक बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना वो होता है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई में सक्षम होता है और इसमें नहरें और बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना कौन होती है, जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर की कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता रखती है। और लघु सिंचाई परियोजना वो परियोजना होती है जो 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता रखती है। तो भारत में सिंचाई परियोजना के बारे में भी 3 प्रकार की बातें कही गई हैं। अब सिंचाई हेतु क्या प्रयास किया गया, तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चलाया गया। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता इसमें दिया जाता है। जल का न्यायपूर्ण वितरण हेतु बराबंदी प्रणाली लागू किया गया। नहरों द्वारा बारी बारी से सभी खेतों को जल उपलब्ध कराना होता है। बाराबंदी में प्रणाली में क्या होता है कि नहरों द्वारा बारी बारी से सभी खेतों में जल उपलब्ध कराना होता है। बंजर भूमि का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वर्तमान में 150 सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेहतर रख रखाव हेतु कृषक समितियों का गठन किया गया है। ये सिंचाई हेतु प्रयास किए गए हैं। अब जरा सा मृदा की बात करें। मृदा आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, जल होता है, ऑक्सीजन होता है और जड़ की स्थिरता प्रदान करती हैं। ये मृदा में आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है, जल होता है, ऑक्सीजन होता है, जो जड़ की स्थिरता प्रदान करती हैं। और खाद्य उत्पादक पौधों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए ये आवश्यक होता है मृदा। तो मृदा की चुनौतियां क्या हैं? मृदा में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनका गिरावट हो रहा है, जिसे ह्यूमस बोला जाता है। मृदा की खराब उर्वरकता है। मृदा की भौतिक विशेषताओं का ह्रास हो रहा है, जैसे संरचना का, स्थिरता का। अम्लीकरण हो रहा है मृदा का, लवणीकरण हो रहा है, क्षारीकरण हो रहा है, जल भराव हो रहा है। कृषि में खराब भूमि को शामिल किया जा रहा है। मृदा परीक्षण सेवा की खामियां हैं। उर्वरकों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मृदा के संरक्षण के लिए उपाय क्या किए गए, आल्दो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अलग कंसेप्ट से। तो प्रभावी मृदा स्वास्थ्य निगरानी और प्रबंधन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाया गया। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना मृदा की उर्वरकता में सुधार करने के लिए लाया गया। सतही मृदा की रक्षा के लिए शुरू की गई है। नाबार्ड ऋण योजना लाया गया। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष के तहत मृदा और जल संरक्षण योजना संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आदि के तहत पहले की गई है मृदा को संरक्षण करने के लिए। आगे की राह में देखें तो क्या कर सकते हैं मृदा के लिए, तो मृदा के परीक्षण की सेवाओं में सुधार करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना को सुदृढ़ बनाएं, उर्वरक के संतुलित प्रयोग करें और एकीकृत उपयोग को बढ़ावा दें, सटीक पोषण तत्व प्रबंधन करें जिसमें एनपीके की बताएं ना, एनपीके के रेशियो क्या करें, संतुलित करें, किसानों में जागरूकता बढ़ाएं, सामुदायिक स्तर पे मशीनीकृत खाद को बढ़ावा दें, संरक्षण कृषि को बढ़ावा दें, जैविक खाद का उपयोग करें, ईटीसी आप बता सकते हैं कि सुझाव दें। अब जल की बात करें, जल की हम निवेश की बात कर रहे हैं कि इसमें जल, मृदा, जल, ये सब आपको लिखने के लिए कहीं ना कहीं है, ये है नहीं सिलेबस में, ये बता दे रहे हैं पहले कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम यूज कर रहे हैं कि नॉलेज हो, कहीं ना कहीं इसके आपका ये नॉलेज कहाँ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। जल की बात करें तो कृषि गहनता, उच्च उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल का संरक्षित और कुशल उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह सतत कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है जल। देखो कृषि के लिए हम कभी बात करते हैं ना, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब डीकेडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डीकेडी के लिए भौगोलिक कारक रिस्पॉन्सिबल है। चुनौतियां भी होगा या कुछ भी आप सुझाव देना चाहें तो यही होगा। दूसरा क्या, निवेश होगा, निवेश में वही उर्वरक, खाद ना, बीज, सिंचाई, निवेश, संस्थागत कारण होगा और एक नीतियां।
जैसे भूमि सुधार वगैरह इसमें लाना चाहिए। तो कृषि को ओवरऑल 4 डायमेंशन में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम डीकेडी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ नॉलेज गेन कर रहे हैं। हम कृषि के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको टैकल करने के इसी पे बता देंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ समझो। चुनौतियां क्या है जल के सामने? तो जल की सामान्य कमी है, क्षेत्रीय असंतुलन है, कहीं जल का अच्छा खासा पाया जाता है, कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है, सूखा क्षेत्र है। एक बड़ा क्षेत्र वर्षा पे निर्भर है, हमने कहा ना कि 54% क्या है, वर्षा पे निर्भर है। मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का अकुशल उपयोग हो रहा है, खराब सिंचाई दक्षता है, कृषि हेतु उपयोग में लाए जाने वाले जल की खराब गुणवत्ता है। तो ये जल से रिलेटेड है। तो जल के लिए क्या क्या उपाय किए गए? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया, लघु सिंचाई अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जल संरक्षण की प्रबंधन किया जा रहा है, सामुदायिक भागीदारी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे अटल भूजल योजना लाया गया। तो ये जल के लिए किया गया। आगे की राह क्या कर सकते हैं, जल में सुझाव क्या दे सकते हैं? तो भूजल के अत्यधिक दोहन की समस्या का समाधान करना चाहिए, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करना चाहिए, जैविक कृषि पे बल देना चाहिए, खाद का व्यापक प्रचार करना चाहिए जो जैविक खाद है, कृषि जलवायु स्थिति में के अनुरूप फसलों का चुनाव करना चाहिए, विविधीकरण करना चाहिए कृषि का। ये हमारा उपाय है जल से संबंधित। अब बीज इनपुट में देखो, ये निवेश की बात हो रही है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग उत्पादकता क्या करता है, बढ़ा सकता है, और देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने में मदद कर सकता है। कौन? तो जो अच्छा उत्पादक हो बीज। साथ ही अन्य सभी आदानों इनपुट की प्रभावशीलता को बेहतर कर सकता है कि सिंचाई अगर अच्छा दे दिया तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन चुनौतियां क्या है बीज से रिलेटेड? कि बीज उत्पादन से रिलेटेड क्या चुनौतियां हैं? कि इससे जुड़े मुद्दे, प्रमुख मुद्दे में बीजों की गुणवत्ता, कीमत और समय पर उनकी उपलब्धता नहीं है। कि बीजों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, कीमत बहुत ज्यादा है, समय पर उपलब्ध नहीं होंगे। अकुशल बीज वितरण प्रणाली का अकुशल होना, लोगों तक पहुंचना नहीं, मृदा की खराब उर्वरकता, ये भी एक बड़ा समस्या है। जब मृदा ही खराब रहेगा तो कैसा भी बीज ले लो, उत्पादन तो अच्छा होगा ही नहीं। बीजों की मांग अकुशल। ठीक है, क्या किए गए बीज से संबंधित उपाय? तो राष्ट्रीय बीज निगम लाया गया 1963 में, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम 1966-67 में चलाया गया था, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में लाया गया था, विभिन्न विधायी ढांचे जैसे बीज अधिनियम 1966 में लाया गया था, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 में लाया गया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आदि लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन लाया गया, बीज ग्राम कार्यक्रम चलाया गया 2005 में। अन्य पहल जैसे बीज बैंक, राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना की गई। तो ये बीज के लिए सरकार ने उपाय किए। तो क्या सुझाव दे सकते हैं? कि मृदा परीक्षण सेवाओं में सुधार करें, बीज की आवश्यकता या मांग का कुशलता पूर्वक आकलन करें, बीज उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला क्या करें, प्रबंध करें, डेयरी और पशुधन क्षेत्र का सहायता प्रदान करने के लिए चारा फसलों को प्रभावी बीज श्रृंखला के साथ एकीकृत करें, धान जैसी सभी स्व परागण की क्षमता वाली फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करना चाहिए, जो भी स्व परागण से होते हैं उनकी प्रतिस्थापन करना चाहिए, बीज प्रसंस्करण और संग्रहण संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन करना चाहिए, जलवायु प्रत्यास्थ और पोषण युक्त फसल के लिए मजबूत बीज उत्पादन श्रृंखला विकसित करनी चाहिए, बीज निर्यात की गुंजाइश तलाश करना चाहिए, बीज उत्पादन प्लेटफॉर्म और विकेंद्रीकरण व्यापक विस्तार करना चाहिए, स्थानीय किस्मों को बढ़ावा देना चाहिए और सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना करना चाहिए, प्रमाणित बीजों की लागत को युक्ति संगत बनाना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं बीज से संबंधित। अब जरा कीटनाशक ले लो, ये सारे हम निवेश की बात कर रहे हैं। तो फसलों को कीटों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक जरूरी है, और ये अगर कीटनाशक नहीं होंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फसल बर्बादी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अधिक उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण है। चुनौतियां क्या है कीटनाशक से? तो कीटनाशकों की खराब गुणवत्ता है, और कीटनाशकों का उपयोग इष्टतम मात्रा में नहीं करना, कि जितना इष्टतम या ऑप्टिमम यूज करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। जैव कीटनाशकों के उपयोग पे बल देने वाली एकीकृत कीट प्रबंध तकनीकों तक सीमित पहुंच, जो एकीकृत कीट प्रबंध है जैव कीटनाशक तक, वहां तक पहुंच ही नहीं हो पा रहा है, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ? तो जैव कीटनाशक तक। कीटनाशक का अनियंत्रित मूल्य, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर खूब लाभ कमाना चाह रही है। तो इसके लिए उपाय क्या किए गए कीटनाशक के लिए?
उपाय क्या किया गया? तो कीटनाशक अधिनियम 1968 लाया गया। राष्ट्रीय स्तर पे कीटनाशक अवशेषों की निगरानी पे योजना लाया गया। जैसे कीट और क्या लाया गया? तो कीट निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं लाया गया। मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक बनाया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक उर्वरक को बढ़ावा दिया गया। अनुसंधान संगठनों जैसे ICAR है द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप में कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना, IPM की इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की सिफारिशों का समय समय पर प्रसार करना इत्यादि उपाय किए गए। आगे की राय क्या है इसके लिए? कि उचित निदान करना चाहिए, इंजेक्शन सिरिंज के उपयोग करना चाहिए, अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से कीटनाशकों की खपत को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, क्योंकि ये कीटनाशक अगर चले गए तो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाएंगे और व्यापक रूप से क्षति पहुंचाएंगे। जो आज देखने को भी मिल रहा है कि लोगों को छोटे उम्र में कैंसर हो रहा है। ठीक है, कीटनाशकों का पंजीकरण करना चाहिए, प्रभावी और सुरक्षित उपयोग करने के लिए जागरूकता करना पड़ेगा, शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, जैविक और पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये सारे सुझाव दे सकते हैं। कृषि ऋण की बात करें, कृषि ऋण की बात, कृषि ऋण पे अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे 1% की वृद्धि से कृषि लक्ष्य में 0.29% की वृद्धि होती है। मतलब कि लोन में अगर कृषि में 1% वृद्धि किया जाए तो कृषि में लगभग 0.29% क्या हो जाएगी? वृद्धि देखने को मिलता है कि अगर कृषि ऋण में मोटे तौर पे 1% अगर वृद्धि किया जाता है तो इतना उत्पादन बढ़ सकता है। 0.29% बहुत बड़ी बात है। किसानों की आय इससे बढ़ेगी। चुनौतियां क्या है इससे लेकर कृषि ऋण को? तो जो गैर संस्थागत माध्यम है उस पर अत्यधिक निर्भर है। गैर संस्थागत कौन? साहूकार, महाजन। इस पे निवेश संबंधी ऋण का अत्यंत कम हिस्सा होना, ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन होना, पहुंच नहीं होना किसानों का, असंतुलित ऋण वितरण, कृषि के जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के संदर्भ में विसंगतियां हैं। PSL ने RBI क्या बना दिया है? RBI ने ये बताया कि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में आपको क्या करना है? 40% लैंड करना ही है, ऋण आपको देना ही है, लेकिन उसमें विसंगतियां हो जा रहा है। जो रेशियो डिसाइड किया उस रेशियो में नहीं किया जा रहा। तो उपाय क्या किए गए? तो 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की नीति लाया गया। नाबार्ड का दीर्घकालिक सिंचाई योजना को स्थापित किया गया। एकीकृत कृषि विपणन प्लेटफॉर्म लाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया। इस तरह बहुत सारी योजनाएं सुधार करने के लिए लाया गया। आगे की राह क्या है? वही है कि ऋण को प्रोत्साहित करना चाहिए। संस्थागत द्वारा ही इनको ऋण देना चाहिए, क्योंकि जो गैर संस्थागत है वो शोषण ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन क्या करें? वो कम करें। किसान समावेश प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। जो जो संगठन है, किसानों का संगठन है, उनके एकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार हम क्या करना चाहिए? हमको सुझाव दे देना चाहिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कृषि विपणन। ये हमारे सिलेबस में इससे पहले हमने जो भी बताया इनपुट वो नॉलेज के लिए था। ये हमारे कृषि विपणन सिलेबस में है। ठीक है। तो कृषि विपणन है क्या? तो कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पाद को विपणन योग्य बनाया जाता है। कृषि उत्पाद को क्या बनाया जाता है? विपणन योग्य बनाया जाता है। और इसमें अनाजों का अधिग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण आदि को भी शामिल किया जाता है। इसमें अनाज का क्या किया जाएगा? अधिग्रहण किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा, परिवहन किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा। ये सब कृषि विपणन के अंदर आते हैं। और ये एक दोषपूर्ण प्रणाली है। कृषि विपणन एक दोषपूर्ण प्रणाली है। क्यों? क्योंकि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उपभोक्ता को भी ज्यादा मूल्य पे अनाज खरीदना पड़ता है। तो एक तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उपभोक्ता को अधिक मूल्य पे भी अनाज खरीदना पड़ता है। तो बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। अब जरा सा देखो, कृषि विपणन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना, कृषि विपणन के लिए क्या आदर्श कंडीशन होना चाहिए। इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, सत्यम। सत्यम क्या? सत्यम को बताएंगे कि सत्यम के द्वारा आदर्श कृषि विपणन तत्व होना चाहिए। क्या? कि परिवहन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए।
तो ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए? सस्ती और हमारा तीव्र होना चाहिए। उच्च तकनीकी वाले भंडार गृह होने चाहिए। जो हमारा स्टोरेज हो वो उच्च तकनीकी से हो। मध्यस्थों की भूमिका कम हो, तो मिडिल मैन की भूमिका क्या हो? बहुत कम हो। सूचना का प्रवाह तीव्र और पारदर्शी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? तीव्र और पारदर्शी होनी चाहिए। किसानों को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और ए फॉर ए का मतलब क्या? तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब कि हम सत्यम को ए अगर हटा दो तो भी हम सत्यम, देखो एस हो गया, एच हो गया, टी हो गया, आई ए नहीं आया। और ए का मतलब क्या? तो एडवाइजरी होनी चाहिए। एडवाइजरी को बोलो, एडवाइजरी होनी चाहिए, मतलब सलाह देने के लिए होने चाहिए। तो परिवहन कैसा होना चाहिए? तीव्र और सस्ता होना चाहिए। उच्च तकनीकी और भंडार गृह होना चाहिए। मध्यस्थों की भूमिका कम होनी चाहिए। सूचना और प्रवाह तीव्र और पारदर्शी हो। किसानों की धारण करने की क्षमता अच्छी हो। अब पूछ लें कि भारत में कृषि विपणन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इसी के उल्टा बोल दो हो जाएगा। परिवहन प्रणाली कैसी है? आदर्श में ऐसा होना चाहिए, लेकिन सस्ती होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं है। भंडारण गृह अच्छा नहीं है। मध्यस्थों की भूमिका अधिक हो। सूचना का प्रवाह तीव्र नहीं है, बहुत लेट लतीफ होता है। किसानों की धारण करने की क्षमता बहुत कम है। तो ये विपणन से समस्याएं हो जाएंगी, सीधी बात है। वर्तमान में कमियां क्या है उससे, तो देखो वही परिवहन प्रणाली धीमी और महंगी है। भंडार गृह की कमी है, उच्च तकनीकी की नहीं है। किसान और उपभोक्ता के बीच में 5 से 6 मध्यस्थ हैं। 50% को एमएसपी पता नहीं। 85% छोटे और सीमांत हैं जिनके पास धारण करने की क्षमता नहीं है। एपीएमसी की औसत दूरी कितना है? 454 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या बोला था कि 5 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए एपीएमसी। तो ये भी एक कमी है। खाद्यान्नों की गुणवत्ता देखा जाए, फसाई ने क्या बोला? फसाई के पास तकनीकी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। तो खाद्यान्नों के गुणवत्ता कैसे चेक करे फसाई, जब उसके पास तकनीकी नहीं है और प्रयोगशाला नहीं है, लैब नहीं है। तो अब आ जाते हैं, ये भी हमारा सिलेबस में एपीएमसी, कृषि उत्पाद विपणन समिति। क्या है एपीएमसी? तो कृषि राज्य का विषय है। कृषि कैसा है? राज्य का विषय है। और राज्य की संस्थाओं द्वारा संचालित वह मंडी, जो राज्य होता है उसकी संस्थाओं द्वारा संचालित वह मंडी जिसमें किसान अपने उत्पादों का पहला विक्रय करता है, उसे एपीएमसी कहा जाता है। इसमें किसान अपने उत्पादों का पहला विक्रय करता है। तो एपीएमसी का उद्देश्य क्या है? तो एक नियामकी वातावरण सृजित करना जिसमें किसान के हितों की रक्षा हो सके, उनके उत्पादों का उचित मिल सके। ठीक। लेकिन अभी वर्तमान में एपीएमसी शोषण का प्रतीक बन गया है। ये ऐसा बोलें कि एपीएमसी वर्तमान में शोषण का प्रतीक बन गया है, इसको कारण बताइए। तो कारण ये है कि इसमें लाइसेंस प्रणाली क्या है? जटिल है, अपारदर्शी है। बहुत शुल्क प्रणाली उत्पाद है। एक उत्पाद के लिए बहुत शुल्क प्रणाली देना पड़ेगा। उत्पाद और स्थान दोनों के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ता है। मतलब ये बहुत शुल्क प्रणाली है, उत्पाद और स्थान दोनों के लिए अलग अलग आपको क्या करना है? शुल्क देना पड़ेगा। केंद्र सरकार एपीएमसी में संशोधन की मांग की, लेकिन राज्य सरकार इसकी क्या कर रही है? उपेक्षा कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। दलाल और स्टॉकिस्ट जो हैं वो व्यापार गठजोड़ बना लिए हैं और शोषण का प्रतीक बन गया है ये एपीएमसी। अनुबंध कृषि को हतोत्साहित कर रही है एपीएमसी, और प्रत्यक्ष विपणन को भी क्या कर रही है? को भी ये हतोत्साहित कर रही है। तो इसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या की? 2003 में केंद्र सरकार ने एपीएलएम मॉडल एक्ट लेके आई और 2016 में अशोक दलवई समिति का गठन हुआ था। 2016 में उन्होंने कृषि हाट को बढ़ावा देने के सुझाव दिया। जो साप्ताहिक लोकल बाजार होते हैं, 22,000 हाट बनाने के लिए बात कहा, जो कि पीछे हमारे इसको स्वीकार भी किया गया और अनाउंस भी किया गया बजट में। अशोक दलवई ने एपीएमसी की जगह एपीएलएम को लागू करने की सिफारिश की और जिसका नीति आयोग भी क्या करता है? समर्थन करता है। अशोक दलवई कमेटी का जरूर नाम लेना एपीएमसी की बात होगी तो एपीएलएम की विशेषताएं क्या हैं?
तो एपीएलएम की विशेषताएं हैं कि यहाँ पे कृषि उत्पाद के साथ साथ पशुओं का भी लेन देन किया जा सकता है। एपीएमसी में कृषि उत्पाद होता था, लेकिन यहाँ पे पशुओं का लेन देन किया जा सकता है। किसान अपना पहला विक्रय कहीं भी कर सकता है, जबकि एपीएमसी में आपको जरूरी था कि वहीं पे करना हो। साथ ही एकल शुल्क प्रणाली लागू करना है, जबकि उसमें क्या था, मल्टीपल शुल्क प्रणाली एपीएमसी में था। बहु लाइसेंसिंग की जगह एकल लाइसेंसिंग लाना, प्रत्यक्ष विपणन की बढ़ावा देना, अनुबंध कृषि को प्रोत्साहन करना, ये सब एपीएलएम की विशेषताएं हैं। और एपीएलएम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एपीएमसी की बात जब भी करोगे तो एपीएलएम को जरूर इंक्लूड करना। अब आते हैं ई नैम। ई नैम भी हमारे सिलेबस में है, राष्ट्रीय कृषि बाजार। 2015 में सरकार ने 200 करोड़ रुपया के से एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की थी। एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, जिससे क्या करें, सारी एपीएमसी को ऑनलाइन जोड़ा जा सके। तो 2015 में सरकार ने 200 करोड़ रुपए के साथ एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की, और इसका मेन उद्देश्य ये था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, जिससे सारी एपीएमसी क्या हो, जुड़ जाए। तो इसी के आधार पे ई नैम 2016 में शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या था ई नैम का? ई नैम का उद्देश्य था कि पूरे देश में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार करना, बाजार का निर्माण करना, पूरे देश में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1000 से अधिक एपीएमसी ई नैम से जुड़ चुके हैं, और केवल यूपी में 100 से अधिक हो गई हैं। तो ई नैम में एपीएमसी को जोड़ने के लिए राज्य सरकार को 3 संशोधन करने होते हैं। अगर ई नैम में जोड़ना है एपीएमसी को, तो सरकार को 3 संशोधन कर सकते हैं। क्या? तो व्यापारियों को ऑनलाइन क्रय करने की अनुमति, कहीं भी बैठे हों ऑनलाइन से क्रय कर सकते हैं। दूसरा क्या कि एकल शुल्क प्रणाली लागू करना होगा उनको, और तीसरा क्या, एकल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करना होगा, तभी ई नैम से अपने एपीएमसी को क्या करेंगे, जोड़ पाएंगे। तो इसका लाभ क्या होगा ई नैम का? तो किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिलने लगा, मध्यस्थों की भूमिका कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्या किया जा रहा था, खरीदा जा रहा था। सूचना की प्रवाह तंत्र पारदर्शी और तीव्र होगी। खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण रही, जिससे लाभ किसको मिला, उपभोक्ता को भी मिला। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में इसका लाभ हो सकता है। चुनौतियां क्या हैं ई नाम से? तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना का अभाव है, किसानों की जागरूकता की कमी है, राज्यों में ई नैम के प्रति उदासीनता, ये क्या है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। अब अनुबंध कृषि ऐसे है नहीं, लेकिन इसको सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसे जानना चाहिए। समवर्ती सूची का ये विषय है अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां किसान और फर्मों के बीच में उत्पादन से पूर्व, ध्यान रखना, उत्पादन से पूर्व हुए समझौते के आधार पर कृषि का उत्पादन किया जाता है। अनुबंध कृषि वह है जहां किसान और फर्मों के बीच में उत्पादन से पूर्व हुए समझौते के आधार पर कृषि का उत्पादन किया जाता है, और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर निर्यातक इकाई और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से समझौता करके उत्पादन किया जाता है। इसमें अनुबंध कृषि से एक और कृषि उत्पादन को बाजार मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर कृषि निवेश को प्रोत्साहित करता है। इससे लाभ क्या है? तो बाजार की जोखिम कम हो जाएगी, मध्यस्थों की उन्मूलन हो जाएगा, छोटे किसानों का एफएफओ या संगठन बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी, उच्च आधुनिक तकनीकी मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, etc। इसके लाभ हो सकते हैं। लेकिन इसकी चुनौतियां क्या हैं? तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते हैं तो उसका भुगतान समय पर नहीं होता। कंपनी मनमाना ढंग से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक कल फसल के प्रोत्साहन मिलता है कि एक ही फसल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करे, जैसे आलू की कॉन्ट्रैक्ट किए तो आलू ही आलू बोएंगे, तो उससे क्या होगा, मृदा की उर्वरकता कम होगी, मृदा उर्वरक क्षमता में कमी, ज्यादा उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और लाभ कमाना चाहेंगे किसान, तो क्या करेंगे, झोंक के उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। शिकायत निवारण तंत्र में कमी थी, ठीक है, तो ये चुनौतियां थी। लेकिन अशोक दलवई अनुबंध कृषि मॉडल 2018 में पेश किए थे। कृषि कानून भी 2020 में आया था, हाल दो इसको हटा दिया गया। इसमें क्या था कि इसमें पशुपालन और मुर्गी पालन को भी शामिल करने की बात कही, कौन, अशोक दलवई ने।
दूसरा कहा कि कृषि भूमि में अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कृषि जहाँ पे किया जा रहा है वहां पे बिल्डिंगें बना दो, ये कुछ कर दो, वो क्या हो जाएगा, भूमि का नष्ट करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लाने की बात कहा अशोक दलवई ने। शिकायत निवारण तंत्र प्रभावशाली हो, ऐसा अशोक दलवई कमेटी ने बोला, और इसे एपीएमसी के दायरे से बाहर रखा जाए। क्यों एपीएमसी के दायरे से बाहर रखा जाए, ये बात कौन बोला, अशोक दलवई कमेटी ने बोला। तो अशोक दलवई कमेटी की बात जरूर बोलना है। नेक्स्ट है कृषि विपणन। कृषि विपणन, कृषि विपणन हमने अपने लेवल पे जो था, जो हम छोटे से हल्के से था, वो समझा दिए। अब इसमें क्या है कि कृषि विपणन को लेके अलग थोड़ी बात हो रही है, बुकिश बात होगी। कृषि विपणन का अर्थ कृषि उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सम्मिलित वाणिज्यिक कार्य होते हैं, जबकि हमने वहां अच्छे से समझाया कि उसमें फूड प्रोसेसिंग वगैरह से सब कुछ शामिल होता है, तो वो पिछला वाला यूज करना। लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट मिल जाएंगे तो कोई गलत बात नहीं है। कृषि विपणन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। क्या, पारंपरिक विपणन पद्धति, सहकारिता आधारित विपणन, कृषि विपणन के उभरते नए मॉडल, ये 3 तरह के किया जाता है। कृषि बाजारों का महत्व क्या है, तो बाजार में कृषि उपज का मौद्रीकरण। इसमें बाजार में कृषि उपज का क्या किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, सीधी बात है। बाजार की जानकारी और मूल संकेतों के स्रोत के रूप में कार्य करना। बिचौलियों की भूमिका को कम करने में सहायक है। पूंजीगत निर्माण और प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहन करेगा। कृषि के में मूल्य वर्धन करेगा कृषि बाजार। ठीक है, भारत में इन बाजारों के समक्ष आने वाली समस्याएं क्या है, तो संस्थागत मुद्दे हैं। क्या, तो बाजार में नए व्यापारियों को प्रवेश करने के लिए लाइसेंस संबंधी बाधाएं हैं, जो कि हमने बहुत बताया कि संस्थागत मुद्दे क्या हैं, तो मल्टीपल लाइसेंसिंग है, मल्टीपल शुल्क है, और रचना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। बाजार सूचना प्रणाली कैसी है, बहुत घटिया है, मतलब तेज नहीं है। जबकि हमने कहा कि बाजारों के लिए क्या होना चाहिए, विपणन के लिए उचित उद्देश्य बताया था। अन्य मुद्दे में क्या, तो नेटवर्क नहीं है वहां पे, राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की अनुपस्थिति है, एटीसी। लेकिन हम जो बताए थे कि सत्यम के द्वारा जो बताएंगे कि वो आदर्श है और उसके अपोजिट बोल दोगे तो वही समस्याएं हैं, तो वही समस्याएं होंगी। यहाँ पे कोई पॉइंट हमें सीखने को नहीं मिल रहा है। हालिया कृषि सुधार संबंधी कानूनों का इन मुद्दों से प्रभाव, ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि अब वो ठंडे बस्ते में चला गया, इसको छोड़ दो। जो कृषि सुधार हुआ था वो उसमें था तो पूछा जा सकता था, अभी नहीं। अब विपणन बाजार को सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, या आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो एपीएमसी में सुधार करना चाहिए। जो हमने पहले ही बता दिया कि अशोक दलवई समिति ने एपीएलएम की बात किया था, तो वो बात होनी चाहिए। ई नाम से जोड़ना चाहिए, तो ई नाम से जोड़ने की बात यहाँ पे सीख सकते हो। विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जो कृषि कानून था उसमें था पीपीपी मॉडल, लेकिन किसानों को भय समा गया था, इसकी वजह से उसको वापस करना पड़ा। तो सुधार करने की बात वो ये आप डीकेडी से भी कर सकते हो, जो हम पीछे बोले हैं वो उसमें ज्यादा दमदार पॉइंट है रेदर देन दिस। ठीक है, अधिक कुशल सूचना प्रणाली को निर्माण करना, बाजार शुल्क, या हमने कहा था कि एकल शुल्क होना चाहिए। ठीक है, एकल शुल्क प्रणाली होना चाहिए, एकल लाइसेंसिंग प्रणाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल बच्चन कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, हम पीछे वाले जो हमने अपने लेवल पे बनाया वो ज्यादा अच्छा है रेदर देन ये बुक का उठाया है। ये शायद कुछ मिल जाए, लेकिन हमें कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मिल जाएगा। चलो, तो ये हम 2 लेक्चर डेली देखेंगे, क्योंकि अब इसमें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका डीकेडी हम करेंगे। बस हमारा क्या है कि कुछ फैक्ट, नॉलेज, डाटा आपके पास हो कि हम लोग बात कर सकें, कुछ याद आए। लेकिन देखते रहना है, अगर नहीं देखोगे तो नुकसान आप ही को होगा। डीकेडी से कितना सीख लोगे, कुछ नहीं। डाटा नहीं यूज करोगे, नंबर नहीं मिलेगा, रॉ मार्क्स मिलेंगे आपको, तो फिर वही होगा, दिक्कत होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कल डालेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।